हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 का अध्याय त्रिकोणमितीय अनुपात, जिससे खासकर विद्यार्थी घबराए हुए रहते हैं, डरे हुए रहते हैं। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सबसे कहने को कहा जाए तो सबसे इजी टॉपिक यही रहता है और इसका वेटेज भी एग्जाम में काफ़ी अच्छा है। एक चैप्टर यह था त्रिकोणमितीय अनुपात वाला, उसके बाद एक त्रिकोणमिति के अनुपात जो है इनका अनुप्रयोग है। तो ये दोनों टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आज देखते हैं त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन, परिचय। क्या होता है त्रिकोणमिति, कहाँ काम आता है, कैसे इसको यूज करते हैं और इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, वो सब आज डिस्कस करने वाले हैं। और कुछ त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आज आप हमारे चैनल पे नए हो तो नीचे दिखाए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अब देखो, शुरू कर रहे हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब ही क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री का क्या मतलब होता है, ये तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ट्राई, गोन और मेट्री से। ट्राई का मतलब होता है तीन, गोन का मतलब होता है साइड्स या फिर भुजाएं और मेट्री का मतलब होता है मापन। अर्थात ट्रिग्नोमेट्री में हम तीन भुजाओं के मापन के बारे में पढ़ते हैं, तीन भुजाओं का मापन करते हैं। अब देखो, त्रिकोणमिति हमेशा जो लागू होती है अपनी कक्षा 10 के सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो होती है एक समकोण त्रिभुज के ऊपर। एक समकोण त्रिभुज के ऊपर हमारी त्रिकोणमिति जो लागू होती है। और अगर मैं एक समकोण त्रिभुज ABC ले रहा हूं, अब इस समकोण त्रिभुज में अपने पास भुजाओं के कुछ नाम होंगे, ऐसे AB, BC या फिर AC अपन बताने से नहीं। अगर आपने कक्षा 9 में 8 में पढ़ी हो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय में हम आधार, कर्ण और लंब के बारे में पढ़ते हैं। तो इस समकोण त्रिभुज में कौन सी भुजा आधार होगी, कौन सी भुजा लंब होगी और कौन सी भुजा कर्ण होगी, सबसे पहले यही जानना जरूरी है। तो हम देखते हैं, अगर हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है और उसमें समकोण कोण जो दे रखा है 90 डिग्री का कोण जो दे रखा है, उसके सामने वाली भुजा जो होगी, उसके जस्ट सामने वाली भुजा जो होगी वो होगी आपकी कर्ण, जिसको H से रिप्रेजेंट किया जाता है इंग्लिश में। ठीक है। उसके बाद अब आधार और लंब दो भुजाएं और रह जाते हैं, उनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि कौन सी भुजा आधार होगी, कौन सी भुजा लंब होगी। आधार और लंब के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, अब उसको भी दूर कर देते हैं। कर्ण के बारे में आपने जान लिया कि अपने समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है, 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा। और अपने त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। अब आधार और लंब के बारे में देखते हैं, आधार कौन सा होगा और लंब कौन सा होगा। ये बातें डिपेंड करती हैं आप कौन से कोण के सापेक्ष बात कर रहे हो। त्रिकोणमिति अनुपात में आप कौन से कोण को डिस्क्राइब कर रहे हो, कौन से कोण के सापेक्ष बात कर रहे हो। अगर कोण A लिया जाता है, अगर कोण A के सापेक्ष बात की जाए, कोण A के सापेक्ष बात की जाए किसी भी त्रिकोणमिति अनुपात की, तो जो कोण A है इसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी। तो इस त्रिभुज में लंब क्या होगा, अपने पास BC भुजा जो होगी वो लंब का कार्य करेगी। और जो तीसरी भुजा बच जाती है AB, वो क्या होगा, अपने पास आधार होगा। तो अपन लंब को कह सकते हैं दिए गए कोण के सामने की भुजा, सामने की भुजा अपने पास क्या होगा, लंब होगा। यहां से हम लिख सकते हैं AC भुजा तो अपने पास कर्ण हुआ, AC भुजा तो कर्ण हुई। उसके बाद आधार हमने लिखा AB, किस प्रकार लिखा, अगर कोण A के सापेक्ष बात की जा रही तो BC भुजा जो थी वो अपने पास लंब का कार्य कर रही है। मैंने यही बात बताया, जिस कोण के सापेक्ष बात की जा रही है उस कोण के सामने वाली भुजा आपके लंब का कार्य करती है। अगर इसी त्रिभुज में कोण C की बात की जाती, इस कोण C के सापेक्ष बात की जाती, जब कोण C के सापेक्ष बात की जा रही है, अपने पास कर्ण तो वही रहना था, कर्ण तो हमेशा फिक्स होता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होगी वो कर्ण होगी। तो हम लिख सकते हैं AC कर्ण हो गया। पर लंब की जब बात होती, अब बात करें, पहले तो बात करे थे अपन कोण A के सापेक्ष की, अब बात करें कोण C के सापेक्ष की। ऊपर वाला जो कोण है कोण C, इसके सापेक्ष इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, अपने पास लंब होगी। तो सामने वाली भुजा क्या है, AB। तो इस बार लंब कोण बन गया AB और आधार हो गया आपके पास BC। तो इस तरह से आप
इन चीजों को याद रखोगे, कौन सी भुजा आधार होती है, कौन सी भुजा कर्ण होती है और कौन सी भुजा लंब होती है। इन्हीं के बेसिस के ऊपर हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में अध्ययन करेंगे। अब हम देखने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, जो आपके अध्याय 6 में काम आने वाले हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, किस प्रकार इनको डिफाइन किया गया होता है और ये इनकी फिक्स वैल्यू इतनी ही क्यों होती है, उससे कम ज्यादा क्यों नहीं होती। आइए देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। अब आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, अनुपात क्या होता है, किन्हीं दो संख्याओं का भागफल या फिर एक संख्या में दूसरी संख्या का डिवाइड किया जाता है तो हम उसको अनुपात भी कह सकते हैं। जैसे 3/5 है तो हम इसको 3:5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार ये त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, कैसे बात करें हम त्रिकोणमितीय अनुपातों की, तो मैंने आपको पहले ही बताया था त्रिकोणमिति जो है, अपनी त्रिकोणमिति जो है वो लागू किसके ऊपर होती है, एक समकोण त्रिभुज के ऊपर। तो मैं यहाँ एक ड्रॉ कर रहा हूँ फिर से एक समकोण त्रिभुज, जिसको नाम दे रहा हूँ ABC, और जिसमें B कोण जो है आपके पास समकोण है, तो इसके सामने वाली भुजा होगी आपके पास कर्ण। और अब बात करें कोण A के सापेक्ष सम, तो सामने वाली भुजा होगी अपने पास लंब परपेंडिकुलर, और जो बच गई वो तीसरा होगा बेस या फिर आधार। ये भुजा आपके पास होगी आधार, ये वाली भुजा होगी लंब और ये वाली भुजा होगी कर्ण। अब आप त्रिकोणमितीय अनुपातों की बात करें तो इन भुजाओं के मध्य एक अनुपात होगा। जैसे मैंने ट्रिग्नोमेट्री का बताया था कि तीन भुजाओं के मध्य या फिर इन तीन भुजाओं का मापन ही अपनी क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है। तो इन तीनों भुजाओं के मध्य अनुपात होगा, वही कुछ अपना त्रिकोणमितीय अनुपात होगा। तो अब हम लंब का अनुपात जो है वो क्या क्या कर सकते हैं, लंब अनुपात कर्ण हो सकता है या फिर लंब अनुपात आधार हो सकता है। तो हम त्रिकोणमितीय अनुपात को लंब अपोन आधार या फिर लंब अपोन कर्ण लिख सकते हैं। जैसे कुछ इस त्रिभुज के लिए हम अनुपात लिख रहे हैं, तो इस त्रिभुज के लिए अनुपात एक तो लिख सकते हैं लंब अपोन में लंब बट्टे कर्ण, और दूसरा लिख सकते हैं लंब बट्टे में आधार। लंब के लिए दो ही अनुपात हो सकते हैं, लंब बट्टे कर्ण या फिर लंब बट्टे आधार, इसके अलावा तो कोई नहीं हो सकता तीसरा। उसके बाद बात करें अपन आधार के लिए, आधार के लिए हो सकता है आधार बट्टे कर्ण हो सकता है या फिर आधार बट्टे लंब हो सकता है। उसके बाद तीसरा रह गया अपने पास कर्ण, तो कर्ण के लिए भी वही कोई दो अनुपात होंगे, कर्ण बट्टे आधार या फिर कर्ण बट्टे लंब। इन्हीं त्रिकोणमितीय अनुपातों को कुछ नाम दिया गया है, एक शॉर्ट ट्रिक से डिफाइन किया गया है। वो क्या होगा, लंब बट्टे कर्ण की बात की जा रही है। लंब और कर्ण में, लंब और कर्ण में जो संबंध होता है वो साइन ए का होता है, साइन ए का। ए यहां फिर मैंने कोण का नाम दिया है, जो कोण अपन ने लिया था उस कोण को मैंने यहां पर लिखा है साइन ए। अकेले साइन का कोई मतलब नहीं है जब तक इसके साथ कोई कोण नहीं लिखता। जब भी किसी एंगल की बात नहीं होगी साइन के साथ में, इस साइन का कोई मतलब नहीं रहता, कोई अस्तित्व नहीं होता। उसके बाद बात करें लंब अपोन में आधार की, तो इसको नाम दिया गया टेन ए। लंब बट्टे कर्ण को तो कहा गया साइन ए, लंब बट्टे आधार को कहा गया टेन ए। उसके बाद आधार बट्टे कर्ण की बात की जा रही है, इसको कहा गया कोस ए। आधार बट्टे कर्ण को कहा गया कोस ए। फिर बात है आधार और लंब की, आधार और लंब की, इसका उल्टा आ गया। आधार पहले लंब ऊपर था, इस बार लंब नीचे है, आधार यहां नीचे था यहां ऊपर, तो इसको अपन कह सकते हैं कोट ए। चौथा अनुपात आता है कर्ण बट्टे आधार का। कर्ण बट्टे आधार का जो आधार जो होगा आपके पास वो होगा सेक ए, और जो लास्ट रह गया कर्ण बट्टे लंब, ये होगा आपके पास कोसेक ए। ये सारे के सारे जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, इन्हीं त्रिकोणमितीय अनुपातों का अनुप्रयोग करके हम अपने पास जैसे कुछ क्वेश्चन दिए गए होते हैं, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, या फिर मीनार से आपकी दूरी ज्ञात कीजिए, या फिर मीनार के शिखर से आपका उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ये सारे के सारे अनुप्रयोग जो होंगे इन्हीं त्रिकोणमितीय अनुपातों के अनुप्रयोग के द्वारा निकाले जाएंगे। जैसे आपसे कह दिया जाए कि आप दिल्ली घूमने गए, वहां कुतुब मीनार को आप देख रहे हो, उस कुतुब मीनार की ऊंचाई आपको बिना मापे, बिना इंच टेप की सहायता से निकालनी है, तो वो आप किस प्रकार निकालोगे, वो ट्रिग्नोमेट्री के माध्यम से निकालोगे, त्रिकोणमितीय अनुपातों के माध्यम से निकालोगे। अब इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के मध्य भी कुछ संबंध होता है, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मध्य भी कुछ संबंध होता है। जो साइन ए होता है ये कोसेक ए का उल्टा होता है, साइन ए जो है ये कोसेक ए का उल्टा होता है। आप देख सकते हो
अब इनको अगर इंग्लिश में लिखा जाए, साइन ए को लंब बटे कर्ण लिखा जा रहा है, तो इसको अपन लिख सकते हैं P अपॉन H, और टेन ए है आपके पास लंब बटे आधार, तो आप इसको लिख सकते हो P अपॉन में B। कोस ए है आधार बटे कर्ण, आधार को लिखते हैं अपन बेस B और कर्ण को लिखते हैं H। आधार बटे लंब, आधार बेस ये P, सेक ए है कर्ण बटे आधार, कर्ण को लिखते हैं H से, आधार को लिखते हैं B से, और कर्ण बटे लंब H अपॉन में P। अब इनको याद रखने के लिए एक तरीका है, एक ट्रिक है आपके पास, पंडित बद्री प्रसाद हर या हरि हरि भजे। P है आपके पास लंब, B है आधार और H आपके पास कर्ण। ये हो जाएगा आपके पास इनको याद रखने का एक तरीका। P अपॉन H होता है साइन, B अपॉन H होता है कोस, और P अपॉन B होता है आपके पास टेन। ये तो साइन कोस टेन तो हो गया। आप बोलोगे सर साइन कोस टेन तो समझ आ गया, उसके बाद कोट सेक और कोसेक क्या होगा? तो आपने अब तो इनको सीधा पढ़ा है, मतलब P अपॉन H, B अपॉन H, P अपॉन B पढ़ा है। अब आप इनको उल्टा पढ़ोगे, B अपॉन P पढ़ोगे तो ये होगा आपके पास कोट, और H अपॉन B पढ़ोगे तो ये होगा आपके पास सेक, और H अपॉन P पढ़ोगे तो ये होगा कोसेक। और इस ट्रिक के माध्यम से आप इनको याद रख सकते हो। अब इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के मध्य भी कुछ संबंध होता है, जैसे कि आप देखोगे साइन जो है, यहां से कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात है, इनके मध्य अपन संबंध की बात कर रहे हैं। तो साइन ए जो है ये उल्टा होता है कोसेक ए का, कोसेक ए का। जैसे इसको प्रूव करते हैं, हम देखते हैं कि होता है कि नहीं होता। साइन ए का हमें कितना मान प्राप्त होता है, या फिर इसका अनुपात क्या होता है? P अपॉन H होता है। साइन का जो त्रिकोणमितीय अनुपात है P अपॉन H ही होता है, हमने अभी किया था। P अपॉन H होता है। बाद में कोसेक की बात करें, कोसेक ए का अनुपात हमारे पास क्या होता है? H अपॉन में P। तो यहां लिखेंगे H बट्टे में P। इसका क्या मतलब है? एक में भाग दिया गया, मतलब एक भाग H अपॉन P। अब इस भाग को गुणा में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या लिखते हैं? हर वाली संख्या अंश में चली जाती है, P अपॉन H। अब एक को P अपॉन H से गुणा करो, चाहे 1000 से गुणा करो, वही संख्या हमें प्राप्त होनी है, वापस P अपॉन H ही प्राप्त होगा। ये P अपॉन H, इधर अपने पास P अपॉन H पहले से ही था। तो जो है साइन जो है उल्टा होता है किसका? कोसेक ए का। तो इसी व्युत्क्रम अनुपात से हम क्या लिख सकते हैं भाई? साइन ए और कोसेक ए का गुणनफल, साइन ए और कोसेक ए का गुणनफल जो होता है वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। मैंने पहले तो व्युत्क्रम अनुपात लिखा, साइन ए बराबर 1 अपॉन कोस ए। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर जो भाग में संख्या थी वो बराबर के दूसरी साइड जाएगी तो गुणा में चली जाएगी। मैंने वही गुणा में भेजा, साइन ए कोसेक ए, दोनों का गुणनफल किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। इसी तरह से दूसरा त्रिकोण व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, कोस ए जो है ये उल्टा होता है सेक ए का। कोस ए जो है वो बराबर होता है 1 बटे सेक ए के। उसी प्रकार आप इसको भी प्रूव करके देख सकते हो। अगर आप इसको प्रूव करते हो तो कोस ए अपने पास क्या होता है? B अपॉन H होता है। लिखेंगे इसको B अपॉन H बराबर 1 में भाग देना है सेक ए का, तो सेक ए का क्या मान होता है हमें पता है? H अपॉन B। यहां से लिखेंगे H अपॉन B। अब इस भाग को फिर से गुणा में कन्वर्ट करना है। गुणा में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? अंश वाली संख्या को हर में भेज देते हैं और हर वाली संख्या को अंश में ले आते हैं। यहां से हम इसको लिखेंगे B अपॉन H। जब B अपॉन H मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो हमें वापस से क्या मिलेगा? B अपॉन H ही मिलेगा। इस साइड पहले से ही B अपॉन H चल रहा था, सामने भी B अपॉन H मिला है। तो हम कह सकते हैं यहां से ये बात प्रूव हो रही है कि कोस A जो है उल्टा होता है सेक 1 से। तो यहां से हम लिख सकते हैं इसी को, कोस ए गुणा में सेक ए किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। अब एक त्रिकोणमितीय अनुपात इसी प्रकार आप देख सकते हैं, टेन ए जो है या फिर टेन थीटा जो है ये कोट ए का उल्टा होता है, कोट थीटा का उल्टा होता है। और इसी से हम निकाल सकते हैं टेन ए इंटू कोट ए बराबर 1। ये आपके पास कुछ फॉर्मूले बन गए।
और इन फॉर्मूलों से संबंधित हमारे पास प्रश्न भी आएंगे जहां पर ये फॉर्मूले या फिर ये सर्व समीकरणें आपको याद रखनी होंगी। तो इनको किस प्रकार हमने किया है वो आप देख सकते हो। इन्हीं त्रिकोणमितीय अनुपातों के बेसिस के ऊपर ये सर्व समीकरणें बनी है। इन्हीं त्रिकोणमितीय अनुपातों में कुछ चीजें और आती हैं, जैसे ये टेन जो होता है, टेन ए का मान जो होता है ये होता है साइन ए बट्टे में कोस ए, साइन ए बट्टे में कोस ए। आइए इसको प्रूव करके देखते हैं क्या एक्चुअल में ऐसा होता है। साइन ए का मान हमें कितना प्राप्त था, साइन ए पी अपॉन एच था, यहां प्रूव कर रहे हैं इसको, पी अपॉन में एच था। और हम जानते हैं साइन का मान पी अपॉन एच है तो कोस का मान कितना है, बी अपॉन एच है, तो इसमें भाग देना है बी अपॉन एच का। टेन की वैल्यू हमें प्राप्त करनी है। टेन की वैल्यू क्या होती है, पी अपॉन बी बराबर में पी अपॉन बी। हमें इस साइड अगर पी अपॉन बी है तो दूसरी साइड भी हमें पी अपॉन बी लेकर आना होगा, तभी अपना ये जो फॉर्मूला अपन ने लिखा है संतुष्ट होगा। तो देखते हैं इस पी अपॉन एच बट्टे में बी अपॉन एच का क्या मतलब हुआ, पी अपॉन एच में भाग देना है हमें किसका, बी बट्टे एच का। जब ये भाग दे रहे हैं इसको गुणा में कन्वर्ट करते हैं तो हमें अंश वाली संख्या हर में और हर वाली संख्या अंश में चली जाती है। p अपॉन एच जो है गुणा में हो जाएगा h अपॉन बी के, यहां से इस h से ये h कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमें कितना मिलेगा, p अपॉन बी मिलेगा। और टेन का मान भी क्या था हमारे पास, p अपॉन बी था, तो हम कह सकते हैं टेन ए जो है वो साइन ए बट्टे में कोस ए के बराबर होता है। और हम जानते हैं कि टेन ए जो है उल्टा किसका होता है, कोट ए का। अगर मैं यहां से इसको लिखूं तो कोट ए जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, कोस ए बट्टे में साइन ए के। हम जानते हैं कि टेन ए जो है कोट ए का उल्टा होता है, मतलब जितना टेन ए का मान होगा उसका विपरीत, उसका ठीक विपरीत किसका होगा, कोट ए का मान होगा। हमें यहां से टेन का मान मिला साइन बटे कोस, तो इसका उल्टा करेंगे तो अंश वाली संख्या हर में और हर वाली संख्या अंश में चली जाएगी। यहां से हमें कोट का मान प्राप्त हो जाएगा कोस ए बट्टे में साइन ए। आप चाहो तो इसको भी इसी प्रकार प्रूफ करके देख सकते हो। कोट का मान इस तरफ लिखोगे, कोस का लिखोगे, बट्टे में साइन का लिखोगे, और जो प्राप्त होगा वो आपके पास कोट ए का ही मान होगा। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं कि कुछ कोणों के जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनके मान कितने होते हैं। साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान कितना होता है। अब कुछ विद्यार्थियों के लिए समस्या रहती है कि सर इस सारणी को कैसे याद रखें, रटना ही होगा क्या? बिल्कुल नहीं रटना, सिर्फ आपको एक लाइन याद रखनी है, बाकी उस लाइन से आप पूरी सारणी बना सकते हो। कैसे? अब आपको याद रखनी है सिर्फ साइन वाली लाइन। साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 का मान होता है 1/2, और साइन 45 का मान होता है 1/√2, और साइन 60 का मान होता है √3/2, और साइन 90 का मान होता है 1। बस इसी सारणी से हम पूरी की पूरी सारणी बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? अब हम जानते हैं कि साइन जो है, साइन से बिल्कुल उल्टा 90 डिग्री से जो शुरू होता है वो अगर कोस से शुरू कर दें, जो साइन 90 का मान होता है वो कोस 0 का मान होता है। यहां से सारणी को उल्टा लिखना शुरू कर दो, 1 बाद में √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। मैंने क्या किया, जो साइन वाली लाइन लिखी थी उसको बिल्कुल उल्टा लिख दिया। साइन 90 का मान जो था वो कोस 0 का मान हो गया, साइन 60 का मान था वो कोस 30 का मान हो गया। इसी तरह से मैंने पूरी लाइन को लिख दिया। और कोस की वैल्यू निकालने के बाद अब हमें निकालनी है टेन की वैल्यूज। अब टेन हम जानते हैं, टेन के बारे में अभी सर्वसमीका हमने लिखी थी, टेन ए बराबर होता है साइन ए बट्टे में कोस ए। अब ए की जगह हमें कोण का मान लिखना है, कितने डिग्री का मान हमें चाहिए, उतना ही यहाँ और उतना ही यहाँ, कोण सब जगह सेम है। तो अब हमें मान चाहिए टेन 0 का, तो हम जानते हैं साइन 0 का मान है 0 और कोस 0 का मान है 1। यहाँ से हम लिख देंगे टेन 0 बराबर है साइन 0 का मान कितना 0 और कोस 0 का मान है 1। यहां से हम लिख सकते हैं 0 में किसी भी संख्या का भाग दिया जाता है तो 0 ही हमें प्राप्त होता है। तो टेन 0 का मान हमें मिल गया 0। अब हमें चाहिए टेन 30 का मान, तो हम लिखेंगे साइन 30 बटे कोस 30। साइन 30 का मान 1/2 और कोस 30 का मान होता है साइन 60 √3/2। यहां से हम इसको सरल करेंगे, इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, मान आएगा हमारे पास 1/√3। तो यहां पर मान आएगा 1/√3।
उसके बाद चाहिए टेन 45, टेन 45 होता है साइन 45 बट्टे कोस 45, साइन 45 का मान भी 1 बट्टे अंडर रूट 2 और कोस 45 का मान भी 1 बट्टे अंडर रूट 2। यहाँ से इसको सरल करोगे, ये बाहर वाली संख्या आपस में गुणा, अंदर वाली संख्या आपस में गुणा होंगी। 1 गुणा अंडर रूट 2 बट्टे में 1 गुणा अंडर रूट 2। इस अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल, मान आ गया 1। तो टेन 45 का मान जो होता है वो होता है 1। अब चाहिए हमारे पास टेन 60, तो टेन 60 होगा हमारे पास साइन 60 बट्टे कोस 60। साइन 60 का मान अंडर रूट 3 बट्टे 2 और कोस 60 का मान 1 बट्टे 2। यहाँ से हम लिखेंगे अंडर रूट 3 बट्टे 2 बट्टे में 1 बट्टे 2। बाहर वाली संख्या आपस में गुणा, अंदर वाली संख्या आपस में गुणा। अंडर रूट 3 गुणा 2 बट्टे में 2 गुणा 1। इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, अंडर रूट 3 में 1 का भाग देंगे अंडर रूट 3। अब मान चाहिए हमें टेन 90 का, टेन 90 होगा साइन 90 बटे कोस 90। 1 में 0 का भाग दिया जाता है, जब भी किसी संख्या में 0 का भाग देते हैं वो एक अनिर्धारित रूप बन जाता है, जिसको अपने इस सिंबल के साथ दर्शाते हैं। अब मान चाहिए हमें कोट का, कोट के बारे में हम जानते हैं टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। टेन का उल्टा कोट होता है। तो अब ये जो 0 है इसका उल्टा हम करेंगे, या फिर आप लिख सकते हो सारणी को दूसरी तरफ से, इस तरफ से लिखना शुरू कर दो इन्फिनेटिव, उसके बाद अंडर रूट 3 1 बट्टे अंडर रूट 3 और 0। फिर अगला त्रिकोणमितीय अनुपात आता है सेक। सेक के बारे में हम जानते हैं, सेक जो होता है वो कोस का उल्टा होता है, 1 बट्टे कोस थीटा के बराबर होता है। जब अपन यहां से मान निकालेंगे 1 के बट्टा में 1 करेंगे तो मान आएगा 1। उसके बाद ये मान आएगा, इसको उल्टा कर देंगे 2 बट्टे अंडर रूट 3। यहां से 1 बट्टे अंडर रूट 2 को उल्टा करेंगे अंडर रूट 2। अब इसको उल्टा करते हैं तो ये आ जाता है अनिर्धारित रूप। 0 के बट्टा में 1 करते हैं तो अनिर्धारित रूप बन जाता है। उसके बाद कोसेक में क्या होगा, यहां से उल्टा लिखना शुरू कर दो, इन्फिनेटिव 2 अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3 और 1। गलत होगा। इस तरह से आपकी ये त्रिकोणमितीय अनुपातों की एक सारणी बन जाती है। इस सारणी को आपको अपनी हिसाब से कोई और ट्रिक बना सकते हो या फिर मेरे वाले ट्रिक से इसको याद रख सकते हो। जैसे भी आपको करना है याद कर लेना। इससे संबंधित हमारे प्रश्नावली में क्वेश्चंस होंगे जिनको अगले वीडियो में अपन विस्तार से देखेंगे।